अगर मणिपुर बजट पर आप चर्चा करना चाहते हैं, माननीय मंत्री जी, आप कुछ कहना चाहती हैं मणिपुर बजट पे? सर, राष्ट्रपति शासन में आने के बाद मणिपुर के बजट में केंद्र सरकार के द्वारा इस साल के पूरे बजट पेश कर रहे हैं, डिस्कशन भी हो रही है, क्योंकि वोट ऑन अकाउंट हुआ इससे पहले मणिपुर के लिए, मगर मणिपुर का इस साल का पूरा बजट अभी डिस्कशन में ले रहे हैं हम, इसीलिए उसका 2-3 मुख्य अंश में रखना चाह रही हूँ। पहला, एडिशनल बजटरी आउटलेस, हम नया और पैसा डाल रहे हैं मणिपुर के लिए। ये मणिपुर के लिए आवश्यक है और मणिपुर के बेहतरी के लिए, उनके कानून व्यवस्था बेहतरी के लिए और डेवलपमेंट के लिए ये पैसा जारी है। कृपया आप लोग सुने, माननीय मंत्री जी मणिपुर के बजट के लिए सरकार के क्या प्रस्ताव हैं उस पर विचार कर दे रहे हैं। आप कृपया सुने, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, औजला साहब, राहुल साहब, आप सबसे कह रहे हैं, माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री, आपको सम्मान नहीं है, आपको अगर अपने नेता को है तो आप कृपया बेल खाली कर दें, मैं अवसर दे दूँगा। नहीं, अगर आप, ये सदन की कार्रवाई नहीं होगी कि आप सदन के बेल में भी रहें और आपके उपनेता गौरव गोगोई जी खड़े रहें, तो माननीय मंत्री जी। सर, मणिपुर के ऊपर विपक्ष कभी भी कुछ ना कुछ विषय उठाते रहते हैं, वो उनके हक है, मगर जब सरकार के द्वारा बजट पेश कर रहे हैं, उनके लिए पैसा दे रहे हैं, मणिपुर के डेवलपमेंट के लिए सोच विचार करके अच्छा कदम उठा रहे हैं, उसको सुनने में उनका क्षमता नहीं है और उनका करेज भी नहीं है। एडिशनल एलोकेशन मैंने आपके सामने रखा, उसमें 2,800 करोड़ का रुपया, 2898 करोड़ मणिपुर के लिए इस बजट में एडिशनल एलोकेशन के नाम पर केंद्र सरकार, प्राइम मिनिस्टर मोदी के एडवाइस में हम मणिपुर के लिए दे रहे हैं, और उसमें 1667 करोड़ उनके कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए जाएगा, जिससे मणिपुर में एसेट क्रिएशन होगा। फिर 1231 करोड़ रेवेन्यू हेड में जा रहा है, उसका 1 मिनट में विवरण देती हूँ, जिससे उसका महत्व हम समझा पाएंगे। सर, रिहैबिलिटेशन, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स मणिपुर में कैंप्स में रह रहे हैं, उनके लिए सपोर्ट करने के लिए, उनके पुनरावास के लिए हमने 523 करोड़ दे रहे हैं। 523 करोड़ इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स के पुनरावास के लिए। फिर सिक्योरिटी के लिए 542 करोड़ दे रहे हैं। फिर CAPF, सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट के, पैरामिलिट्री फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट के लिए 500 करोड़ और भी दे रहे हैं। फिर लॉन्ग टर्म पब्लिक फाइनेंस के लिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सर, मणिपुर का लॉन्ग स्टैंडिंग लोन्स है हाई इंटरेस्ट पर, वो हाई इंटरेस्ट लोन्स को क्लियर करने के लिए 633 करोड़ मणिपुर के लिए हम दे रहे हैं, प्रीपेमेंट करके वो हाई इंटरेस्ट लोन्स को क्लियर कर रहे हैं। फिर SASKI, जो स्पेशल असिस्टेंट स्टेट्स के लिए देते हैं 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री, जिससे वो स्टेट उनके अपने अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर करवा पाएंगे, उसके लिए 700 करोड़ मणिपुर के लिए दे रहे हैं सर। इसीलिए इस बजट में हम रेवेन्यू रसीट्स, बजट का रेवेन्यू रसीट का एस्टिमेट भी मैं बोलना चाह रही हूँ, 21,439 करोड़ है सर रेवेन्यू रसीट्स। This is 21% lower than the vote on account figures that were presented in March 2025. फिर भी हम केंद्र सरकार के द्वारा सपोर्ट करके उनको
पुरानी गलती को सुधारा है, ठोस निर्णय लिया है। भारत ने नेहरू जी द्वारा किए गई बहुत बड़ी ब्लंडर सिंधु जल समझौते को देश हित में, किसानों के हित में एबेंस में रख दिया है। देश का अहित करने वाला ये समझौता अब इस रूप में आगे नहीं चल सकता। भारत ने तय कर दिया है, खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते। माननीय सदस्य, आप बहुत देर हो गई, आप उपनेता हैं, ये तरीका आप बैठे बैठे टोकते हैं, प्लीज, ये शोभा नहीं देता आपके लिए। बैठिए 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 आदरणीय, बैठिए, शोभा नहीं देता आपका। अध्यक्ष जी, आप उपनेता, अपनी मर्यादा बना के रखें। चल बैठिए। वहां बैठे साथी आतंकवाद पर लंबी लंबी बातें करते हैं। जब ये सत्ता में था, जुड़े हुए हैं। जब इनको राज करने का अवसर मिला था, तब देश का हाल क्या है, क्या रहा था, वो आज भी देश भूला नहीं है। 2014 से पहले देश में असुरक्षा का जो माहौल था, अगर वो आज याद भी करे ना, तो लोग सिहर जाते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम सबको याद है, जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं उनको पता नहीं है, हम सबको पता है। हर जगह पर अनाउंसमेंट होता था, रेलवे स्टेशन पर जाओ, बस स्टैंड पर जाओ, एयरपोर्ट पर जाओ, बाजार में जाओ, मंदिर में जाओ, कहीं पर भी जाओ, जहां भी भीड़ होती है, कोई भी लावारिस चीज दिखे छूना मत, पुलिस को तुरंत जानकारी देना, वो बम हो सकता है। हम 2014 तक यही सुनते आए थे, ये हालात करके रखा था। देश के कोने कोने में यही हाल था। माहौल ये था कि जैसे कदम कदम पर बम बिछे हैं और खुद को ही नागरिकों ने बचाना है, उन्होंने हाथ ऊपर कर दिए थे, अनाउंस कर दिया। आदरणीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस की कमजोर सरकारों के कारण देश को कितनी जानें गंवानी पड़ी, हमें अपनों को खोना पड़ा। आदरणीय अध्यक्ष जी, आतंकवाद पर लगाम लगाई जा सकती थी। हमारी सरकार ने 11 साल में ये करके दिखाया, एक बहुत बड़ा सबूत है। 2004 से 14 के बीच जो आतंकी घटनाएं होती थी, उन घटनाओं में बहुत बड़ी कमी आई है। इसलिए देश भी जानना चाहता है, अगर हमारी सरकार आतंकवाद पर नकेल कस सकती है, तो कांग्रेस सरकारों की ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि आतंकवाद को फलने फूलने दिया। आदरणीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस के राज में आतंकवाद अगर फला फूला है, तो उसका एक बड़ा कारण इनकी तुष्टीकरण की राजनीति है, वोट बैंक की राजनीति है। जब दिल्ली में बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ, कांग्रेस के एक बड़ी नेता के आंख में आंसू थे, आतंकवादी मारे गए इसके कारण।
वोट पाने के लिए इस बात को हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचाया गया। आदरणीय अध्यक्ष जी, 2001 में देश की संसद पर हमला हुआ था। तब कांग्रेस के एक बड़े नेता ने अफजल गुरु को बेनिफिट ऑफ डाउट देने की बात कही थी। आदरणीय अध्यक्ष जी, मुंबई में 26/11 का इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ, एक पाकिस्तानी आतंकी जिंदा पकड़ा गया। पाकिस्तान की मीडिया ने, दुनिया ने यह स्वीकार किया कि यह पाकिस्तानी है, लेकिन यहां कांग्रेस पार्टी इतना बड़ा पाकिस्तान का पाप, इतना बड़ा पाकिस्तानी आतंकी हमला, और ये क्या खेल खेल रहे थे? वोट बैंक की राजनीति के लिए क्या कर रहे थे? कांग्रेस पार्टी इसको भगवा आतंक सिद्ध करने में जुटी हुई है। कांग्रेस दुनिया को हिंदू आतंकवाद की छड़ी बेचने में लगी हुई थी। कांग्रेस के एक नेता ने अमेरिका के बड़े राजनयिक को यहां तक कह दिया था कि लश्कर-ए-तोयबा से भी बड़ा खतरा भारत के हिंदू ग्रुप है। यह कहा गया था। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान, बाबा साहब अंबेडकर का संविधान, उसे जम्मू कश्मीर में पैर नहीं रखने दिए। इन्होंने घुसने नहीं दिया, उसे बाहर रखा। तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के लिए कांग्रेस हमेशा देश की सुरक्षा को बलि चढ़ाती रही। आदरणीय अध्यक्ष जी, तुष्टीकरण के लिए ही कांग्रेस ने आतंकवाद से जुड़े कानूनों को कमजोर किया। गृहमंत्री जी ने आज विस्तार से सदन में कहा है, इसलिए मैं इसको रिपीट करना नहीं चाहता। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैंने इस सत्र की शुरुआत में आग्रह किया था, मैंने कहा था कि दल हित में हमारे मत मिले न मिले, दल हित में हमारे मत मिले न मिले, देश हित में हमारे मन जरूर मिलने चाहिए। पहलगाम की विभीषिका ने हमें गहरे घाव दिए हैं, उसने देश को झकझोर दिया है। इसके जवाब में हमने ऑपरेशन सिंदूर किया तो सेनाओं के पराक्रम ने, हमारे आत्मनिर्भर अभियान ने देश में एक सिंदूर स्पिरिट पैदा किया है। ये सिंदूर स्पिरिट हमने तब भी देखी जब दुनिया भर में हमारे प्रतिनिधि मंडल भारत की बात बताने गए। मैं उन सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपने बहुत ही प्रभावी ढंग से भारत की बात डंके की चोट पर दुनिया के सामने रखी। लेकिन मुझे दुख इस बात का किया था, मैंने कहा था कि दल हित में हमारे मत मिले न मिले, दल हित में हमारे मत मिले न मिले, देश हित में हमारे मन
जरूर मिलने चाहिए। पहलगाम की विभीषिका ने हमें गहरे घाव दिए हैं। उसने देश को झकझोर दिया है। इसके जवाब में हमने ऑपरेशन सिंदूर किया तो सेनाओं के पराक्रम ने, हमारे आत्मनिर्भर अभियान ने देश में एक सिंदूर स्पिरिट पैदा किया है। ये सिंदूर स्पिरिट हमने तब भी देखी जब दुनिया भर में हमारे प्रतिनिधिमंडल भारत की बात बताने गए। मैं उन सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपने बहुत ही प्रभावी ढंग से भारत की बात डंके की चोट पर दुनिया के सामने रखी। लेकिन मुझे दुख इस बात का है, हैरानी भी है, जो खुद को कांग्रेस के बड़े नेता समझते हैं, उनके पेट में दर्द हो रहा है कि भारत का पक्ष दुनिया के सामने क्यों रखा गया। शायद कुछ नेताओं को सदन में बोलने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। आदरणीय अध्यक्ष जी,